मुझे क्वेश्चंस ओपन करने की ज़रूरत है तो मैं करूँ स्क्रीन पे। तो देखो डाउनलोड कर लूँ, 1 मिनट ओपन ही कर देती हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे थे, उसको मैं कंटिन्यू करूं? ये आपको समझ में आ गया था? चीजें में करनी थी, हो गया, 9 हो गया। हाँ 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी थी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। पहली हम पाई प्लस रूट 2 आ रही थी, जब तक वो डाउनलोड हो रहा है ऐसे कम से कम। वो पहली टर्म क्या थी? x1 आपको दे रखा था पाई प्लस रूट 2 ग्रेटर देन पाई प्लस रूट 2। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रखी थी, ये खास बात थी इस क्वेश्चन की। तो x1 डिफाइन किया था पाई प्लस रूट 2 से बड़ा, इक्वल नहीं बड़ा। x2 हमने निकाला तो उसका क्या फॉर्मूला था? xn प्लस 1 का फॉर्मूला था xn प्लस xn नहीं, हाँ पाई प्लस xn माइनस पाई। x2 निकाला तो x2 बन गया हमारा x1 माइनस पाई। यहाँ से हम देख रहे हैं कि x1 माइनस पाई ग्रेटर देन रूट 2 है। इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है पता हमें, लेकिन ग्रेटर देन रूट 2 है। तो अगर यहाँ से हम देखें x2 विल बी ग्रेटर देन पाई प्लस अंडर रूट ऑफ x1 माइनस पाई किससे बड़ा है? रूट 2 से। यहाँ से देखा हमने तो यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम सॉल्व करते गए, कल भी हमने देखा था xn क्या आएगा? ग्रेटर देन, मतलब सब में इनइक्वालिटी वाला रिलेशन आ जाएगा हर एक xi में, तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा पाई प्लस 2 रेज टू पावर 1/2n। ठीक है, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी xn इज़ ग्रेटर देन पाई प्लस, पाई पे तो लिमिट अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, n है नहीं उसके अंदर, तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ले ली लिमिट 2 रेज टू पावर 1/2n। जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की ये चीज़ बन गई l, कुछ ना कुछ l पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो किसी न किसी l पे कन्वर्ज करेगा, तो ग्रेटर देन पाई प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 रेज टू पावर 0 टाइप का बन जाएगा, विच इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो आपका l आ जाएगा, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो, एक सेकेंड, इक्वल टू आना चाहिए। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा। xn आपका आ गया ग्रेटर देन पाई प्लस
2 रेज़ टू पावर 2n, मतलब ये टर्म्स किससे बाउंडेड हो गई, मतलब nth टर्म इस टर्म से बाउंडेड हो गई, पाई प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/2। मोनोटोनिक हमें क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और वो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि डिक्रीज होते और इस पे आ रही। पहली टर्म थी पाई प्लस रूट थी पाई प्लस 2 पहली थी पाई 1 से बड़ी, फिर हो गई पाई प्लस बड़ी, पाई प्लस 2 इस तरह के तरीके से सीक्वेंस बन रहा था, तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो सकता है। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, बताओ। एल की वैल्यू भी निकाली जा सकती है पहले तो। हाँ मैम। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एल इज इक्वल्स टू पाई प्लस अंडर रूट एल माइनस पाई। तो यहाँ से एल माइनस पाई का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, एल माइनस पाई आ जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा एल की वैल्यू पाई मिलेगी या पाई प्लस 1 मिलेगी, ये दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो दो बातें हो गई यहाँ पे, पाई और पाई प्लस 1, इन दोनों के अलावा किसी पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर सकता। हमने शो कर दिया कि सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं, हमने ये प्रूव कर दिया ठीक है, पाई माइनस, ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि सारे जो एक्सेंस हैं वो ग्रेटर देन है पाई प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/2n से। तो ये क्या हो गया है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हर एक टर्म का। दूसरी बात हमने ये कही कि ये कन्वर्ज करेगा तो या तो पाई पे कन्वर्ज करेगा या पाई प्लस 1 पे कन्वर्ज करेगा। और अगर हमने यहाँ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगा के देखा दोनों से, तो हमें क्या मिला, पाई प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/2n में क्या मिल गया, पाई प्लस 1। और ये जो लिमिट आनी थी ये एल इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी आ सकता है क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी आएगा। पहले मैं ये गड़बड़ कर रही थी कि यहाँ ग्रेटर देन आ सकता है, इन्फिनिटी पे जाके चेक कर रहे हैं तो ये जाके इक्वालिटी भी बन सकता है, तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई प्लस 1 आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपका एल ग्रेटर देन इक्वल टू पाई प्लस 1 है तो वो पाई तो नहीं हो सकता, आपने बोल दिया कि वो पाई या पाई प्लस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इन दोनों में से किसी पे कन्वर्ज करना था, या तो पाई या पाई प्लस 1। तो इसका मतलब एल किस पे कन्वर्ज, आपका सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, पाई प्लस 1 पे, तो पाई प्लस 1 ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी थी हमें कि पाई या पाई प्लस 1 पे कन्वर्ज कर सकता है। फिर हमने देखा जो एल है, इधर से लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाई तो देखा एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई प्लस 1, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सीक्वेंस पाई प्लस 1 पे ही कन्वर्ज करे। ठीक है, मैं PDF खोल लेती हूँ।
दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। तो हमारा हो गया ये वाला 9th क्वेश्चन हो गया। इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ आप ये वाला छोड़ देना, 3rd क्वेश्चन। एक मिनट मैं ले लूँ ब्लैक पेन। ये 3rd क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है? बाकी सारे ट्राई कर सकते हो। 4th 5th 6th 7th 8th। अच्छा 5th भी सीरीज़ के टाइप का है तो 5th भी छोड़ देना, अभी सीरीज़ में करेंगे। 8th क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो। इसके लिए हमें एग्जाम्पल नहीं मिला था, अगर किसी को मिला हो तो बताओ एक ऐसा एग्जाम्पल जो सारे ऑप्शन कट कर दे, तीनों ऑप्शंस 8th क्वेश्चन में। थोड़ा सा क्लोजअप करूँ। स्क्रीन एकदम शो नहीं हो रही है क्या? हाँ मैम ठीक है। ठीक है ना? तो 8th क्वेश्चन आप ट्राई करना। आप क्या लगा सकते हो इस पे, अभी भी दिमाग लगा के बताओ इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो इस लिमिट निकालने की। अभी नहीं लग रहा तो करके बताना, ठीक है? थ्योरम्स करना, जितने रिजल्ट हमने पढ़े उनसे हो जाए। आपको छोड़ना है हो गया ना? 10th डिस्कस करना दे रखा है आपके पास। cos ऑफ 1/2 टेंजेंट इनवर्स -n/2 की पावर n। अच्छा, एक टेंजेंट इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, पहले तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करो। टेंजेंट इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? माइनस टेंजेंट इनवर्स x नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x एक ऑड फंक्शन है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है आप में से किसी ने यूज़ नहीं की, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन चेक किए थे। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1n। अंदर चाहे +1 आ रहा है चाहे -1 आ रहा है, देखो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, क्योंकि वो n पे डिपेंड करता है। पर कुछ भी आ रहा है, हमें क्या करना है? -1n बाहर निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा? -1n। अगर 1 बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर -1 बन रहा है तो -1n बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स n/2 n, ठीक है? अब इस पे आपको देखना है कि कहाँ कन्वर्ज कर रहा है। इस पे आप लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाए होंगे। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आएगा? मैम दिखाई तो नहीं दे रहा। क्या बहुत स्लो है क्या? cos ऑफ 1/2 तक दिख रहा है बस। हाँ मैम। यस मैम। तो फिर इसमें बड़ा स्लो इसी पे करते हैं। इसमें बड़ा स्लो, पता नहीं क्यों स्लो प्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दूंगी मैं हल्की फुल्की।
और जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लैपटॉप का भी काम नहीं कर रहा, देखो पता नहीं क्या हैंग हुआ पड़ा है। एक बार सॉल्व करो उसको, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आएगा। तब तक मैं ओपन कर रही हूँ। निर्मल्य ने तो आई थिंक आंसर निकाला था, एकता आप निकाल के देखो क्या आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं डिस्कस। ये पूरी स्क्रीन ही स्लो हो गई एकदम लग रहा है। अभी तक आपको बोर्ड नहीं दिखा है ना? गूगल मीट वाली विंडो दिख रही है? हाँ मैम, हाँ मैम। नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है। आज तो नेटवर्क ठीक होना चाहिए था। रुको, स्पीड भी ठीक आ रही है। स्पीड में तो कोई कमी नहीं है। ये अटक क्यों रहा है फिर? रुको मैं रीजॉइन अब ठीक है ना? देखो हमें अब क्या करना है। आई होप अब दिख रहा है आपको। टेंजेंट इनवर्स -1⁻n। टेंजेंट इनवर्स ऑफ, पहली बात तो -1 है इसके अंदर, -1 है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 कैसे बाहर आएगा? माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, पर ये ऊपर पावर n टाइम्स है, ठीक है? तो माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स x मतलब -1 की पावर n करके बाहर आएगा, मतलब n टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होगा ना। तो टेंजेंट इनवर्स n/2 की पावर n बन गया पहली बात तो। अब दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ यूज़ हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रखो, आपको कॉस, टेंजेंट, साइन ऐसे कोई फंक्शन दे रखे हैं तो सबसे पहले देखो वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी। बिना कॉस और टेंजेंट की इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ किए टेंजेंट इन्वर्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरह होता है। ये π/2 होता है, π/2 के इक्वल कभी नहीं आती इसकी वैल्यू, और यहाँ पे -π/2 होता है। कॉन्टिन्यूस की तो चलो बात बाद में है। 1/1 फंक्शन होता है, बढ़िया एकदम, किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? टेंजेंट इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? पूरे r से लेकर ओपन -π/2 टू π/2, ठीक है? और इसका जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ है, मतलब उसकी मिरर इमेज इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये एक ऑड फंक्शन होता है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स x मतलब माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स x।
ये हो जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। बस उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करके -1 रेज़ टू पावर n बाहर निकाल लिया। अब कॉस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप लोग बताओ। कॉस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? इवन है या ऑड है कॉस? इवन मैम। इवन है तो कॉस ऑफ -x क्या होगा? कोस एक्स मैम। कॉस ऑफ -x cos x होगा। तो -1 रेज़ टू पावर n चाहे माइनस है चाहे प्लस है। कॉस की खास बात यह है कि उसके अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो वो सब कुछ प्लस कर देता है। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 1/2 -1 रेज़ टू पावर n, तो माइनस प्लस कुछ भी था वो उसी के अंदर समा गया। तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स n/2 रेज़ टू पावर n। अब इस पे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाओ। अब लगाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 और टेंजेंट इनवर्स ये जो भी आएगा इन्फिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो आप। जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है आपकी लिमिटिंग वैल्यू π/2 आती है। तो 1/2 इंटू π/2, सो कॉस ऑफ 1/2 π/2 यानी कॉस ऑफ π/4। कॉस π/4 पे क्या होता है? 1/√2। ये सब बातें याद रखनी है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। अब एक और बात यहाँ पे, मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करेंगे? कॉस क्या एक मोनोटोन फंक्शन है? मतलब कॉस के अंदर आप कुछ डाल रहे हैं, कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ समथिंग कर रहे हैं ये, तो क्या कॉस एक मोनोटोन फंक्शन है? नो मैम। कॉस एक मोनोटोन फंक्शन नहीं है, लेकिन कॉस कब मोनोटोन होता है? कॉस मोनोटोन होता भी है लेकिन कब होता है आप लोग बताएं मुझे। एक पर्टिकुलर इंटरवल में। कौन सा वो इंटरवल होता है? ग्राफ से देखो किस इंटरवल? 0 से पाई तक। 0 से π/2 में भी ब्रेक कर सकते हैं हम, π/2 में बोला जा सकता है। ठीक बात? हाँ मैम। ठीक है। और -π/2 से 0 तक बोला जा सकता है। मतलब ऐसे इंटरवल में जिसकी लेंथ मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है। नहीं, एक सेकेंड, ये तो हमने गड़बड़ कर दी। 0 से लेकर पाई तक बोला जा सकता है ना। आप यहाँ पे देखो ग्राफ को ध्यान से देखो। पाई बोला था मैम। 0 से पाई बोला था मैम। हाँ, 0 से पाई में क्या होगा? ये बिल्कुल 1/(1)(2) फंक्शन बन रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन बन रहा है। ठीक है। तो 0 से पाई में हम बोल सकते हैं नॉर्मली अगर बोलना हो तो। अच्छा, और किस तरीके से बोला जा सकता है? पहले एक बार ये देखो कि हम कॉस के अंदर पुट क्या कर रहे हैं, फिर हमें समझ में आएगा। कॉस के अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं? टेंजेंट इनवर्स फंक्शन। अब टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप कुछ भी डालो, जैसे यहाँ पे n/2 डाला हुआ है, उसके अंदर कुछ भी डालो, उसकी रेंज सेट क्या आएगी? मैक्स टू मैक्स उसकी रेंज सेट क्या होती है टेंजेंट इनवर्स की? यहाँ से हमने देखा ये होती है रेंज सेट। हाँ मैम। ये होती है रेंज सेट। क्या हो गया? तो -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। ठीक है। ऊपर से हमने उसको 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कॉस के अंदर जो हम पुट कर रहे हैं वो 1/2 ऑफ -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। मतलब -π/4 से π/4 के बीच में आपको कॉस का बिहेवियर देखना है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। -π/4 से π/4 के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है कॉस? ये तो मैम 0 तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। हाँ, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसको तो मोनोटोन नहीं कह सकते ना। लेकिन एक और बात है ना यहाँ पे,
ये मेरे को टेंजेंट इनवर्स के अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स आपका अल्टीमेटली ये आ गया था, फाइनली जो फंक्शन बना था वो ये था। नीचे लिखती हूँ मैं, -1 की पावर n को जब हमने एडजस्ट किया था तो फाइनली हमारा फंक्शन ये बना था, cos ऑफ 1/2 टेंजेंट इनवर्स n/2 रेज टू पावर n, ये बना था। इसकी मोनोटोनिसिटी हमें चेक करनी है, ठीक है। तो एक बार ये तो देखो, चलो टेंजेंट इनवर्स तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो हम जानते हैं। टेंजेंट इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट करो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक और बात देखो, यहाँ पे n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से, और डीप जाना पड़ेगा हमें। n नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, मतलब टेंजेंट इनवर्स के अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, तो n ग्रेटर देन 0 होगा। टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ अभी हमने देखा था, कुछ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए हाँ n/2 था, -n/2 था, उसको हमने एडजस्ट किया था ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x माइनस टेंजेंट इनवर्स x, वो टेंजेंट इनवर्स से बाहर आ गया था, टेंजेंट इनवर्स -n/2 रेज टू पावर n था ना, तो ये -1 रेज टू पावर n बाहर आ गया था पहले तो, फिर cos ने इसको अपने अंदर लेके ये बना दिया था, cos ऑफ 1/2 टेंजेंट इनवर्स n/2 रेज टू पावर n। मैंने फाइनली वो लिखा है क्योंकि उसी से मतलब है हमें, ये चीज़ इसी के बराबर है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो इसी के बराबर है जो हमने लिखा है, ये बताना चाह रही हूँ मैं। उसको सॉल्व करा के ही ये बना था, क्योंकि उसको जज करना मुश्किल है, इसको जज करना आसान है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक। और पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमने देखा टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव के लिए टेंजेंट इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप उसके अंदर कुछ पॉजिटिव पुट, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो उससे पाई में जा सकती है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा से कम से कम 0 और ज़्यादा नहीं हो सकती है, π/2 हो सकती है। इनके बीच में सारी वैल्यूज़ नहीं लेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हम पुट कर रहे हैं, रियल नंबर नहीं, सारी तो नहीं लेगा, पर ये जो इसका जो रेंज सेट होगा, टेंजेंट इनवर्स n/2 रेज टू पावर n, कुछ भी वैल्यूज़ डाल दो अब इसके अंदर, इसका रेंज सेट किस में कंटेंड होगा, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो ये और कुछ नहीं है, 0 से π/2 ओपन इंटरवल का सबसेट है, ठीक है। तो अब हमें कॉस को चेक करना है, हाफ ऑफ 0 से π/2, मतलब 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज़ में। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें कॉस को चेक करना है किसमें, कॉस ऑफ 0 से लेकर π/4 तक। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये तो मैं रिपीट करूँ, मैम इसका रेंज टेंजेंट इनवर्स x का रेंज सेट होता है, देखो ये ग्राफिकली हम कैसे देखते हैं टेंजेंट इनवर्स x को, इस तरह से, ये होता है π/2 और ये होता है -π/2। टेंजेंट x का ग्राफ क्या होता है, टेंजेंट x का ग्राफ हमें पता था ना, ये इसी को पलटा था हमने y = x लाइन से, इसको y = x लाइन से पलट के देखना, यही ग्राफ बनेगा। मैंने कहा था अगर आपको ग्राफिकली किसी का इन्वर्स फाइंड करना है, टेंजेंट इन्वर्स x का इन्वर्स, वैसे तो टेंजेंट इन्वर्स x में ये मल्टीपल लाइंस आती हैं, पर इन्वर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब ये 1 1 on 2 हो। तो टेंजेंट x 0 से π/2 में 1 1 भी था और ऑन 2 भी था। अब जब इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी, इसकी डोमेन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन भी हमने शुरुआत में किया था, जब हमने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी 0 से π/2 में टेंजेंट की, तो ये वैल्यूज़ लेने लगा -∞ to ∞। देख रहे हैं ना, हम पूरा y एक्सिस ये कवर कर रहा है, ठीक है। अब जो टेंजेंट इनवर्स x आप निकाल रहे हो, उसमें जो टेंजेंट x की रेंज थी, अब देखो उल्टा होगा, ग्राफिकली नहीं भी फाइंड करना तो भी समझ जाओ। अब उल्टा काम करो, टेंजेंट x कहाँ से कहाँ तक था, टेंजेंट x डिफाइंड था r से लेकर 0 से,
सॉरी 0 से π/2 से लेकर ये है टेंजेंट एक्स की डोमेन हमने कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दी 0 to π/2 से लेकर r। मुझे फंक्शंस के लिए आपकी अलग ही क्लास लेनी पड़ेगी एक, करते हैं सीरीज के बाद। ये बात समझ में आ गई। टेंजेंट एक्स वैसे तो r to r डिफाइंड होता है ना, r मतलब r में से आप सिर्फ π/2 के मल्टीपल्स हटा दो, π/2 + 2nπ टाइप के, वहाँ पे डिफाइंड होता है। π/2 टाइप के π/2 3π/2 5π/2 इन पे डिफाइंड नहीं होता। ये बात तो ठीक है। तो इसको 1 1 on 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, 0 पे क्लोज ले सकते हैं हम। टेंजेंट 0 पे क्लोज्ड π/2 पे ओपन, ये इसकी डोमेन बना दी, मतलब डोमेन छोटी कर दी। अब ये जो फंक्शन आया ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। अब इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। जो नॉर्मल टेंजेंट एक्स था उसका इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता था। तो अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डोमेन फिर से हमने गलत डिफाइन किया, -π/2 आएगा यहाँ पे। देखो डोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/2 और इधर π/2, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है। अब ये 1 1 on 2 फंक्शन बन गया। तो टेंजेंट इन्वर्स एक्स को इन्वर्स करेंगे आप, तो 1 1 on 2 फंक्शन के लिए खास बात क्या होती है, इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो इनकी डोमेन, इसका इन्वर्स निकालते टाइम ये जो डोमेन थी आपकी ये रेंज बन जाएगी, यानी -π/2 to π/2 इसका रेंज सेट बन जाएगा और r इसकी डोमेन बन जाएगी। तो अब ये फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया है, इसको लिख लेना ध्यान से। टेंजेंट इन्वर्स एक्स r से लेकर -π/2 to π/2 तक होता है और ये यहाँ पे 1 1 on 2 होता है। क्यों होता है 1 1 on 2, क्योंकि इसका इन्वर्स 1 1 on 2 था। ये जिससे बन के आया टेंजेंट एक्स से वो 1 1 on 2 था, ठीक है। तो रेंज सेट इसका कहाँ रिस्ट्रिक्टेड होता है, ओपन -π/2 to π/2, क्लियर है। बस उसकी डोमेन पलट दी। और ग्राफ पलटना है तो ग्राफ ऐसे टू एक्स लाइन लो, उस और क्लास ले लूँगी आपकी। ठीक है ना, ना क्लियर हो तो बताओ। तो ऊपर हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे आके देखा फाइनली कि कॉस के अंदर हम 0 से π/4 के बीच की वैल्यूज रखेंगे। अब ऐसा कॉस जिसके अंदर आप 0 से π/4 के बीच की वैल्यूज रखेंगे, उस कॉस की क्या खास बात होगी कि 0 से π/4 के बीच में वो क्या होगा, मोनोटोन फंक्शन होगा। क्या हो जाएगा, मोनोटोन। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, कोई ये पूछ लेता तो। इंक्रीजिंग मैम। 0 से π/4 में कॉस का ग्राफ देखो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा मैम, इंक्रीजिंग देखो यहाँ से ग्राफ देखो, डिक्रीजिंग होगा। 0 से π/4 में ग्राफ देख लेगा, डिक्रीजिंग होगा। हाँ हाँ बस। वैसे उन्होंने मोनोटोनी पूछा है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपना आपसे एक स्टेप आगे सोचा करो, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछ लिया होता तब क्या होता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। तो आंसर हो जाएगा मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट, ठीक है। ग्राफ अच्छे से बनाना सीख लो, सीरीज़ के बाद मैं एक ग्राफ की क्लास ले लूँगी। उसकी एक मैम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कहाँ बन रही है बताओ। ये आया कॉस ऑफ इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना, वो इन्फिनिटी ही होता है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर 0 शायद इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके की होती है। तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है। दूसरी बात आप ऐसे देख सकते हो, एक था n/2n था, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको डोमिनेटिंग बिहेवियर से भी कर सकते हो, वैसे ऊपर वाला भी ठीक है, पर अब डोमिनेटिंग बिहेवियर भी आप लगा सकते हो। कौन सा डोमिनेट करेगा, n की पावर n या 2 रेज टू पावर n? वो ध्यान रखना जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, log n से लेकर n रेज टू पावर n तक कौन सा किससे डोमिनेट करता है। तो 2 रेज टू पावर n से डोमिनेट करेगा n रेज टू पावर n, तो वहाँ से भी हम देख सकते थे। तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगा के अगर ये कॉस की जगह साइन होता, कॉस की जगह साइन, कॉस की जगह साइन होता तो साइन ऑफ 0 से π/4 की बात होती। और एक और बात, हाँ साइन होता तो साइन के लिए एक प्रॉब्लम होती, तो -π/4 साइन ऑफ -1 रेज टू पावर n ऐसे लिखना पड़ता फिर आपको। साइन ऑफ -1 रेज टू पावर n ऑसिलेटिंग बन जाता फिर आपका ये जो सीक्वेंस होता, कन्वर्ज नहीं कर पाता। ये बनता यहाँ पे क्या था, 1/2 टेंजेंट इनवर्स n/2 2 रेज टू n। तब तो ये टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 π/4। ये बनता -1 रेज टू पावर n, एक बार π/4 बनता अंदर, और यहाँ पे एक बार अंदर बनता -1 रेज टू पावर n π/4। मतलब एक बार नेगेटिव π/4 बनता और एक बार पॉजिटिव π/4 बनता। -1 रेज टू पावर n को खोलते तब यही बनता ना, है कि नहीं। इसको हम सॉल्व करते तो हमारा π/2 आता, π/2 इंटू 1/2, तो उसको सॉल्व किया तो π/4 आया। लेकिन ये -1 रेज टू पावर n प्रॉब्लम करता, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है, इवन नहीं होता ना। तो एक बार 1/√2 आता आपका आंसर, एक बार -1/√2 आता, फिर ऑसिलेटिंग हो जाता सीक्वेंस। ठीक है, हाँ मैम ठीक है। ऐसे सोचा अच्छी बात है, इस तरीके से सोचा करो क्वेश्चंस को। अच्छा 11th क्वेश्चन भी नहीं, तो इसमें सॉल्व करना है इसको। 12th क्वेश्चन हो गया था, 13th हो गया था, 13th वही है AMGM वाली सीक्वेंस बनाने वाला। 13th ये है ना, AN + BN/2 और BN + 1 = AN BN, ये वाला हो गया था हमारा। ठीक है, 14th में क्या था, 14th में स्टोक्स थ्योरम लगा के देखना क्या आंसर आ रहा है। एक बार इनकी ना आंसर की बना लेना, ये जो असाइनमेंट है प्रीवियस ईयर वाली, जो जो क्वेश्चंस करने उनके आंसर की बना लेना और एक बार मुझे भेज देना, सिर्फ आंसर की भेज देना। आपका किया हुआ काम तो मैंने देख ही लिया है। 13 14 तो नहीं था 13 14 नहीं था, हाँ वो मैं सारे एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है मैम, ट्राई निकाल कर देख लेते हैं, बाकी जो नहीं हुआ है वो ट्राई करते रहना साथ साथ। 15 क्वेश्चन क्या है, हाँ 15th हो गया था, ये क्लास में हो गया था। 16th मैंने कराया था क्लास में, मैंने ये पूछा था कि ये क्या आएगा। ठीक है, ये करके देखना। इसका हो गया। हाँ इसका हमने देख लिया था, ये ई आएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन जज करना, आंसर बनाना और आंसर की भेजना। 17th, हाँ 17th थोड़ा अलग था। 17th असल में फिबोनाची सीक्वेंस था। यानी जो BN दे रखा था आपको, ये वाला फिबोनाची सीक्वेंस था, BN + 2 = BN + BN + 1। मतलब प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करते जाएं और फर्स्ट टर्म को इस तरीके से डिफाइन कर लें, फर्स्ट और सेकंड टर्म को। तो ये कौन सा सीक्वेंस होता है, फिबोनाची सीक्वेंस। इसकी टर्म्स किस टाइप से आएंगी, 1 1
2 3 5 8 13 ये सीक्वेंस बनता है। तो इसमें एक टर्म से उसकी पिछली टर्म की रेशो पूछी हुई है। इन्फिनिटी पे जाके ये रेशो क्या बनेगी, क्योंकि उन्होंने ये पूछा हुआ है इनकी रेशो से एक नया सीक्वेंस फॉर्म कर दिया, an इज इक्वल टू bn प्लस 1 बाई bn, और ये पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, एक एक करके b2 बाई b3 बाई b2 b4 बाई b3। तो हमें इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला लेके आना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, an प्लस 1 इज इक्वल टू bn प्लस 2 बाई bn लिख सकती हूँ यहीं से। bn प्लस 2 क्या गिवन था हमें, बहुत इजी सा काम है, देखो bn प्लस 1 प्लस bn डिवाइडेड बाय bn। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, bn प्लस 1 बाय bn प्लस 1। ठीक है, अब an क्या था आपके पास, क्या था an, वहाँ से क्या निकल के आएगा an की वैल्यू से, bn प्लस 1 बाई bn। bn प्लस 2 बाई bn प्लस 1 इज इक्वल टू bn बाई bn प्लस 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, bn प्लस 2 की वैल्यू ये है, an प्लस 1 की वैल्यू या तो मैंने गलत लिखी है। अच्छा, वो bn प्लस 1 होगा ना, नीचे bn प्लस 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आ जाएगा bn प्लस 1, तो ये असल में क्या बनेगा, 1 प्लस bn अपॉन bn प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन bn प्लस 1 अपॉन bn। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है an की वैल्यू क्या है, bn प्लस 1 अपॉन bn। मैं an की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो an प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये। अब यहाँ से हमें पता है an कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी रेशियो जो आती है इन्फिनिटी पे जाके एक फाइनाइट नंबर आती है। तो ये कन्वर्ज करेगी तो किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी ये हमें देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 दोनों साइड लगा देंगे। अब क्या होगा, l इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एल आ गया आपके पास। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, कौन सी क्वाड्रेटिक बनेगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस 1, यानी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1। यहाँ से एल की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप कौन सी वाली कंसिडर करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव कंसिडर करनी है या नेगेटिव कंसिडर करनी है, मैम वो इनका फॉलोअप an जो सीक्वेंस था हमारा, ये नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस थी ना। an हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा था, क्योंकि आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। एक मिनट, 1 1 a1 यहाँ से निकाल के देखो क्या आएगा। a1 निकल के आएगा b2 बाई b1 यानी 1। a2 क्या निकल के आएगा, 2 बाई 1। a3 क्या निकल के आएगा, 3 बाई 2। तो पॉजिटिव नंबर्स के डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप, सारे पॉजिटिव नंबर्स पे ऑपरेशन लग रहे हैं। तो an क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, हम यहाँ से देख सकते हैं। bn भी एक पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस थी और an भी पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस बनेगी। हो सकता है कभी जाके 0 वगैरह कुछ हो जाए, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है तो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी ना। अगर an इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल, दिस इम्प्लाइज an कन्वर्जेस टू l, सो l क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। तो l एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो आप प्लस वाला कंसिडर करेंगे कि माइनस वाला, ऑब्वियसली प्लस वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक नॉन नेगेटिव नंबर है।
तो एल के लिए जो दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही थी वो शायद ये थी 1 ± √5/2। मैम वो तो वैल्यू ना बेर करके वो तो बोल नहीं सकता ना। क्या आप नहीं बोल सकते? जब तक वैल्यू नहीं पा जाए, अगर वैल्यू दोनों ही पास में चले जाए तब तो नहीं कह सकते। हाँ, तब नहीं कह सकते। इस केस में आपको एक प्लस मिलेगी, एक नेगेटिव मिलेगी, ये आंसर मिलेगा ना 1 ± √5/2। फिर आपको मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। an + 1 - an करके देखना पड़ेगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फिर दोनों पॉजिटिव होंगी तब आप नहीं कह सकते एक को, किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये तो यहाँ से साफ दिख रहा था ना। पहली टर्म 1 आ रही थी, दूसरी 2 आ रही थी। हाँ मैम। जो केस हो रहा था ना, हाँ, वो उस तरफ देखना होगा। उस तरह देखना पड़ेगा, मोनोटोनिक बिहेवियर देखना पड़ेगा हमें। वो उसका कोई एग्जाम्पल हो तो खैर आज मैं असाइनमेंट आपको भेजने वाली हूँ, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी के 4-5 उसमें क्वेश्चन डालूंगी। उन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना तो पता चलेगा। ठीक है, 10-11 बजे तक कोशिश करती हूँ भेज दूँ। बाकी इस केस में तो बिल्कुल अलग ही है ये वाला सीक्वेंस वाला क्राइटेरिया। यहाँ पे तो प्लस और माइनस आ रही है और ये फिबोनाची सीक्वेंस है, तो इसमें हम प्लस वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस है। ठीक है, आगे मैम ये कैसे पता चला कि an कन्वर्जेंट है? an कन्वर्जेंट है ये इसकी रेशो से पता चला ना। हमें आइडिया लेना है इसकी रेशो से। a1 क्या आ रहा था 1, a2 2 आ रहा था, फिर 3/2 समथिंग आ रहा था। तो धीरे धीरे इनके बीच के गैप्स कम होते जा रहे थे। इसको फिर आप शो करना पूरा मोनोटोनिक और बाउंडेड, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या और बाउंडेड, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इसको डिस्कस भी करेंगे क्लास में। इसको शो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसको शो नहीं किया जा सकता। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव शो करना किसी नंबर से। ठीक है, शो कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, कर लो तो मुझे भेज देना, नहीं तो हम ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे इसको। ये आप अपनी तरफ से पहले ट्राई करना। एग्ज़ाम में करना है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है। टर्म्स के हिसाब से हमने आइडिया लिया कि कुछ इनफाइनाइट तक तो जाएगी नहीं, ये जो रेशो बनेगी इनफाइनाइट तो जाएगी नहीं। जो bn + 1/bn वाली रेशो बना रही है इनफाइनाइट जा नहीं रही, कुछ ना कुछ बाउंडेड रह रही है। इस वजह से हमने बोल दिया कि किसी न किसी नंबर पे कन्वर्ट्स करेगी ही। ठीक है, आप पूरे प्रोसीजर से जाएं, मोनोटोनिक शो करें, फिर बाउंडेड शो करें, तब आप अच्छे से बता सकते हैं। इसमें पूरा प्रूफ हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको ट्राई करना और प्रूफ भेजना, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको शाम को। नहीं होगा तो मैं आपको हिंट दूंगी फिर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 18 क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन क्लास में ही हो गया था ये वाला तो। हाँ इजी। ये इजी था। 19th क्वेश्चन सीरीज का है। 20th क्वेश्चन भी सीरीज के टाइम पे ही करेंगे, उसमें भी सीरीज इन्वॉल्व है। 21st क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब वो तो इजी से भी ज़्यादा इजी है। हाँ आंसर सी होगा। 22nd दिया था मैंने आपको। सेकंड बताओ, किया है? आंसर क्या लगाया? ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी ठीक होगा, लेकिन ABC के लिए काउंटर, ABC गलत क्यों होंगे? इसके लिए काउंटर भी आपको पता होने चाहिए ना। क्या पता उनमें से भी कोई सही हो जाता, आपने रिजल्ट ना पढ़ा हो, क्या पता ऐसा कोई रिजल्ट एग्जिस्ट करता हो। तो अगर आप ABC को ठीक कर रहे हैं तो
ए मतलब ए को ठीक कर रहे हैं तो बी सी डी को काटने के लिए आपके पास काउंटर भी होने चाहिए। अगर आप इस प्रोसीजर से चलेंगे एग्ज़ाम में तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। चांसेस हैं कि आपने ठीक ही किया होगा वो क्वेश्चन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट में बोल रखा है एल इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 आ रहा है, तो इन्होंने बोल दिया है कि ए एन भी 1 पे कन्वर्ट करेगा। कोई एग्जाम्पल दो। इसका तो बहुत सिंपल मिल जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन तो मैं असाइनमेंट में था। असाइनमेंट में था ना, इसी टाइप का क्वेश्चन था कुछ। मैनक ने जो बताया था। हाँ हाँ, उसी वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए फिर भी आंसर। ऐसा कोई एग्जांपल दो जो इस पे ए एन 1 पे ना कन्वर्ज कर रहा हो। बट ये लिमिट बना आ जाए। एन इज इक्वल टू एन। हाँ, ए एन इज इक्वल टू एन ले सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1 बाय एन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको इजीली। दोनों ही एक 0 पे जा रहा है और एक इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। ठीक है, ये 1 बाय एन भी किसी न किसी में काम कर जाएगा, देख लेना। ठीक है, और बी ऑप्शन एल इज इक्वल टू 1 देन 0 पे ही जाएगा। ए और बी दोनों ही जाएंगे एन इक्वल टू 1 से। ए और बी दोनों इसी से कट जाएंगे ना, ए एन इज इक्वल टू एन से। और सी ऑप्शन आपका किससे कटेगा? सी ऑप्शन तो इसी रिजल्ट से कट जाएगा, क्योंकि रिजल्ट कहता है डी ऑप्शन ठीक है, तो सी ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है? काउंटर भी आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जब आप सारे ऑप्शंस पे अच्छे से देखा करो कैसे सॉल्व करें। जैसे आप लोगों ने कहा कि मोनोटॉनिक और उसको पिछले वाले क्वेश्चन को मोनोटॉनिक और बाउंडेड कैसे शो करें, तो उसका प्रूफ भी सॉल्व कर रहे हो तो हर एक चीज़ करके देखा करो, क्योंकि एग्जाम में हमें जल्दी जल्दी करना है। अभी तो हमें आराम आराम से करना है। टेस्ट में जल्दी जल्दी करना है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है। टेस्ट हो जाए उसके बाद हर एक क्वेश्चन सोचना। जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक डीप थिंकिंग करनी है हर एक क्वेश्चन के बारे में। 23rd का मैं आपको हिंट देती हूँ, इसमें एस एन स्क्वायर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें एस एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर निकाल के देखना क्या होगा। मतलब जो हमें एस एन प्लस 1 दे रखा है, माइनस एस एन करेंगे अगर हम, तो कुछ खास बन नहीं रहा। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट बाय 1 प्लस एल्फा, ये एस एन प्लस 1 की वैल्यू है। और इसमें माइनस एस एन कर दूंगी तो कुछ बन नहीं रहा है, ये अंडर रूट में दिक्कत दे रहा है। तो इसलिए एक काम करना, एस एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर करके देखना, वहाँ से कुछ बनता है तो आपको पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो मोनोटॉनिक बाउंडेड वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम रात में ही कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 15-20 मिनट और ले लेंगे क्लास के बाद। क्लास आज मैं जल्दी ज़्यादा नहीं रखूँगी, 1.5 घंटे की रखूँगी आज भी। तो ये जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं ये हम क्लास में के बाद आधा घंटा में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 24 तो मैंने पढ़ा नहीं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इम्प्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, 24 सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ के टाइम पे करेंगे, इसमें सीरीज़ का कंसेप्ट यूज़ होगा। 24 को अभी के लिए छोड़ दो। 25 कह रहा है, 25 सिंपल है। 25 तो आप अब खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है मोनोटोनिसिटी वाला। 1 मिनट रुकना, फ़ोन आ रहा है एक। आगे वाले क्वेश्चन देखो, 25, 26। कुछ अर्जेंट है क्या? उसमें क्लास ले रही हूँ, दो नहीं फ़ोन से ले रही हूँ, मम्मी का फ़ोन वहाँ पे रखा रहता है ना नेट के लिए। 15-20 मिनट बात करती हूँ, ओवर।
आज कुछ बचा हुआ था तो सुबह ले रही हूँ, शाम को नेट नहीं चल रहा था। ठीक है, आपने देखा 25 आप ट्राई कर सकते हैं। प्रूफ लिखने की कोशिश कीजिएगा इसकी। 26 हम कर चुके थे क्लास में। 26 कर चुके थे ना, बताओ, मुझे तो लग रहा है कर चुके थे। नहीं कर चुके थे तो 26 पे आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। xn प्लस 1 माइनस xn एक बार इसमें करके देखो क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या? xn प्लस 1 आपका क्या है? xn क्यूब प्लस 6/7 माइनस xn। यहाँ से कुछ बनाने की कोशिश करो। xn प्लस 1 माइनस, यहाँ से एलसीएम वगैरह अगर हम लेंगे तो एक क्यूबिक बन जाएगी। xn क्यूब प्लस 6 माइनस xn डिवाइडेड बाय 7। इसके फैक्टर्स या तो हम करने की कोशिश करें, फैक्टर हो जाएंगे वैसे अगर हम 1 2 माइनस 3 xn माइनस 1 xn माइनस 2 और xn प्लस 3। हिट एंड ट्रायल से कौन सा रूट निकाला था आपने? एक था -3, 1 प्लस 6 7 माइनस 7, नहीं ऊपर वाला। अच्छा ठीक है, 7 xn आएगा ना, मैंने गड़बड़ लिख दिया। ठीक है, ऊपर आएगा 7 xn। तो हिट एंड ट्रायल से 1 तो निकला है, बाकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी उससे 2 और -3 आ जाएंगे 7। ठीक है, xn प्लस 1 माइनस xn तो ये आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि एक और रिलेशन की हेल्प से हमें कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इससे बात नहीं बनेगी सिर्फ। अगर x1 इज इक्वल टू 1/2 है तो x2 क्या आ रहा है आपका? x1 का क्यूब प्लस 6/7, 1/2 क्यूब प्लस 6 प्लस 6/7, मतलब x1 लेस देन 1 है। तो हाँ ठीक है, देखो एक बढ़िया बात यहाँ से हमें पता चली, इतना कैलकुलेशन करने की बजाय 7xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn क्यूब प्लस 6। ठीक है, 7x2 हमें पता है क्या होगा, x1 क्यूब प्लस 6। तो x2 यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 क्यूब प्लस 6/2। अब x1 आपको गिवन क्या था, 1/2। अब 1/2 1 से छोटा होता है, तो x1 लेस देन 1 था। तो किसी नंबर, कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसका क्यूब भी 1 से छोटा होगा, तो x1 क्यूब इज ऑल्सो लेस देन 1। सो दिस होल क्वांटिटी ये किससे छोटी हो जाएगी, लेस देन 1 प्लस 6/2, 1 प्लस 6/7, सॉरी 7 आएगा नीचे, प्रिंटिंग मिस्टेक कर देती हूँ मैं कई बार। तो 7/7 1 हो जाएगा, तो x2 लेस देन 1 आ गया। सिमिलर प्रोसीजर से आपका x3 लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? फटाफट बोला करो। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? आवाज आ रहा है। अच्छा, अभी सब दिख रहा है स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, x3 लेस देन 1 लिखा हुआ है लास्ट में। यस मैम। देखो मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या था, 7xn प्लस 1 हमें ये डिफाइन करके दे रखा था क्वेश्चन में। मैंने कहा अगर मैं x1 इक्वल टू 1/2 चूज करती हूँ, मैंने 1/2 क्यों चूज किया, जो ऑप्शन 1 में दे रखा था उस हिसाब से चूज कर लिया। सिर्फ ऑप्शन 1 बताऊंगी, बाकी सब आपको खुद करने हैं। हिंट दे रही हूँ और यही सेम हिंट सारे ऑप्शंस में यूज होगा। ठीक है, शाम तक इसको कंप्लीट करो, इसकी आंसर की बनाओ और मुझे भेजो जल्द से जल्द, ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें शाम को बचा कुचा। x1 1/2 है, x1
क्या है 1/2 लेस देन 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 इज लेस देन 1। x2 निकालते टाइम मैंने क्या किया, x1 क्यूब प्लस 6/7, तो x1 क्यूब भी लेस देन 1 होगा क्योंकि x1 लेस देन 1 था, तो दिस इज लेस देन 1 प्लस 6/7। मतलब ये x2 जो है ये कंप्लीट 7/7 से कम हो जाएगा, 7/7 यानी 1 से छोटा हो जाएगा, तो x2 लेस देन 1। सिमिलर प्रोसेस आप x3 लेस देन 1 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा। अच्छा एक और बात, सारा काम हम किस में कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस में। क्या इसमें कोई टर्म, पहली बात तो क्या कोई भी टर्म नेगेटिव में जाएगी, अगर हम मान लें कि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सारी xn लेस देन 1 आ गया हमारे पास, क्या आ गया xn लेस देन 1 फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल। तो एक बार यहाँ पे आओ वापस, जो हमने फैक्टर्स बनाए थे xn माइनस 1, xn माइनस 2, xn प्लस 3, तो ये लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव हो गया, xn माइनस 2 भी लेस देन 1 हो गया, xn लेस देन 1 है तो 1 ये सम पूरा xn माइनस 2 ये भी नेगेटिव हो गया, और xn प्लस 3 ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस बनेगी। तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 7, यानी पूरी क्वांटिटी प्लस आ जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0, सो xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा। और सारी टर्म्स लेस देन 1 थी, सारी टर्म्स लेस देन 1 थी, तो क्या लीस्ट अपर बाउंड क्या था हमारा 1। सीक्वेंस आ गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, प्लस सारी टर्म्स किससे बड़ी थी, सारी टर्म्स 1 से छोटी थी, तो 1 इसका क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, तो ये किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, 1 पे। तो ये जो सीक्वेंस है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन ए में जो दे रखा है ना, उसके हिसाब से हमारा सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा, तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। इसी हिसाब से हम बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बी कट जाएगा क्योंकि बी कह रहा है xn कन्वर्जेस टू 2। ठीक है, सी और डी ऑप्शन चेक करके देखना 3/2 के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनता है या डिक्रीजिंग। मैम एक बार रिपीट करिएगा। देखो ऊपर वाला काम तो हमें देखना ही नहीं था, हमें यहाँ से देखना था। देखो एक मिनट, xn प्लस 1 माइनस xn मैंने कहा पहले निकाल के देखो, वो क्या आ रहा था, xn क्यूब प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस xn। इसको हमने एलसीएम लिया, फैक्टर्स किए, तो फैक्टर क्या बने, xn माइनस 1, xn माइनस 2, xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। इधर हमने एक और काम किया, ऑप्शन 1 में दे रखा था x1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको लेके हमने क्या किया, x2 की वैल्यू पुट करने की कोशिश की, पर वहाँ से काफ़ी लेंथी पड़ रहा था, तो इसको एक बार हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं था। हमने क्या किया, 7xn प्लस 1 को क्या लिख दिया, xn क्यूब प्लस 6। ठीक है, जनरल टर्म लेके चले, वहाँ से मैं दिखाती हूँ एक बात। x2 को देखो, x2 यहाँ से क्या निकल के आएगा, x1 क्यूब प्लस 6, ये ध्यान देने वाली बात है। x2 क्या निकल के आएगा, x1 क्यूब प्लस 6, पर क्योंकि x1 1/2 डिफाइन किया हुआ था, तो x1 क्या था, लेस देन 1 था। 1/2 लेस देन 1 होता है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x1 लेस देन 1। यहाँ पे क्लियर है? यस मैम। बस हम
ये जानना चाहते हैं कि x1 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो x1 लेस देन 1 आ गया, x2 की वैल्यू यहाँ से क्या थी, x1 क्यूब प्लस 6/7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 प्लस 6/7, मतलब x1 क्यूब प्लस 6/7, ये पूरी क्वांटिटी 7/7 से कम है, यानी 1 से कम है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया फाइनली, x2 इज़ लेस देन 1। सिमिलरली हम x3 निकालेंगे जब इस तरीके से, तो x3 भी लेस देन 1 हम शो कर सकते हैं। और सिमिलरली हर एक स्टेप में हम xn लेस देन 1 शो कर सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करने की सीक्वेंस को। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो xn प्लस 1 माइनस xn निकाला हमने, ये क्या आ गया, xn क्यूब प्लस 6 माइनस, ये जो भी आया था ये फैक्टर्स में बन गया था। हमने अभी अभी कहा कि xn इज़ लेस देन 1, xn इज़ लेस देन 1, तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि xn लेस देन 1 है। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, समथिंग -2। अब xn लेस देन 1 है तो समथिंग -2 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और ये नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो xn प्लस 3 भी कुछ ना कुछ नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पहली टर्म नेगेटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म पॉजिटिव। तो इस तरीके से पूरा ये पॉजिटिव बन गया, पूरी ये टर्म क्या बन गई, पॉजिटिव। तो xn प्लस 1 माइनस xn क्या बन गया, xn प्लस 1 माइनस xn पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ से हमें मिला xn प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n। सो दिस इम्प्लाइज जो xn सीक्वेंस था हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और इसका लीस्ट अपर बाउंड हमने क्या देखा, अभी अभी हमने बोला xn इज़ लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो अभी हमने देखी ए पार्ट में, ये कन्वर्ज कर जाएगी 1 पे। ठीक है, ये था मेन बात, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो किया और बाकी चीज़ें शो कर दी। सी और डी ऑप्शन को सेम प्रोसीजर से करके देखना। अभी भी कुछ डाउट है एकता? नो मैम। एक बार इसको करके देखना, सी और डी ऑप्शन, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले स्टेप, 2 स्टेप का काम है बस। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सारे एक्सेंस को लेस देन 1 दिखा दिया यहाँ पे। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, xn प्लस 1 माइनस xn निकाला और वहाँ से हमें पता चला ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब xn प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन xn। ये भी तरीका होता है इनको निकालने का, मोनोटोनिसिटी को। xn प्लस 1 माइनस xn कर दिया, xn प्लस 1 माइनस xn कर दिया। अब इसका साइन लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग। तो जो कन्वीनियंट लग रहा है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, जिस तरीके से करना उसी तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 27th क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है। 27th क्वेश्चन में देखो, हिंट देती हूँ मैं, आपने पढ़ा तो शायद नहीं होगा ये। 28th क्वेश्चन की 27th क्वेश्चन सॉरी, इसकी स्टेटमेंट पढ़नी रखी होगी। an इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n पाई बाई 3 cos n पाई बाई 3। मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स के लिए आप एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना कि क्या आंसर बनता है। सिंपली भी करके देखना और इसकी हेल्प से भी करके देखना। ठीक है, दोनों तरीके से करके देखना। पहले तो इसके लिमिट पॉइंट निकाल लो और इसके लिमिट पॉइंट निकाल लो, अगर सिंपल तरीके से करना है तो। दोनों के लिमिट पॉइंट निकाल के चेक करो क्या क्या बन रहा है। ठीक है, शाम को 6 बजे से पहले कंप्लीट कर लो ताकि हम डिस्कस कर लें क्लास
क्लास में, ये सारे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। 28 क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराऊंगी शाम को। 28 29 आपने किया ट्राई? मैंने दिया था आपको। 29 नहीं हुआ मैम। 29 मैम होना चाहिए। किया था ट्राई, नहीं हुआ आपका भी? ए ऑप्शन आ रहा है मेरा तो। ए और बी की वैल्यूज क्या क्या आ रही है आपकी एक तरफ? एक तो मैम लॉग टू आ रही है। हाँ ठीक है, और दूसरे की मैम 0.5। हाँ तब तो हो जाना चाहिए। 0.5 1/2 होता है। तो ए ग्रेटर देन बी हो गया मैम। ए की वैल्यू क्या आ रही है? log 2 और बी की वैल्यू 1/2। यस मैम। अब ये होता है 0.693, ये होता है 0.5, तो ए ग्रेटर देन बी आ रहा है। ठीक है, ए बी निकालने की कोशिश करो ना, यहाँ से ए इंटू बी करो। 0.5 करके नहीं, 1/2 रख के करना। इसमें आपको क्या, log 2 की वैल्यू हाँ log 2 की वैल्यू क्या होती है मैम? 0.693, 3 डेसिमल तक याद रखो बस। वैल्यूज नहीं रखनी है हमें, अगर वैल्यूज रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ए बी क्या हो जाएगा? 1/2 log 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आगे पढ़ा है वो पावर में ले आओ, जो पावर में पढ़ा है वो आगे ले आओ। तो अब आगे पढ़ा है तो पावर में ले जाओ, तो log 2 और 2 रेज़ टू पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा? log √2 नहीं बन जाएगा? 0.5 से कर रहे होगे तभी नहीं हो रहा होगा। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना? हाँ मैम, हो जाएगा। अब हो जाएगा ना। इसमें आपको यूज क्या करना है? लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ सम से बहुत इजीली 1/2 और log 2 आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था कुछ, और आया भी आपका 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेटेस्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो। 30th क्वेश्चन देखती हूँ, मैं कराती हूँ क्लास में। 31 छोड़ दो, काट दो इसको। 31 जैसे क्वेश्चन अब नहीं आते एग्जाम में। 32 में आपको प्रूफ लिखने को बोला है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इंट्यूशनली बताना है। इंट्यूशन आप ऐसे ले सकते हो इसकी, 50 × 1 - 19/21 रेज़ टू पावर n। अब ये देखो, ये समथिंग लेस देन 1 है, 19/21 लेस देन 1 है, और लेस देन 1 वाले के लिए हमने देखा है ये इन्फिनिटी पे जाके कहाँ कन्वर्ज करता है। इस पे हमने पूरा असाइनमेंट डिस्कशन भी किया था। ये 0 होता है इफ a इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो ये 0 पे जाएगा तो ये 50 पे ही कन्वर्ज कर जाएगा। इतनी इंट्यूशन ले लो, बहुत है। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर लेती हूँ। 33 में कराऊंगी, 30 कराऊंगी, 34 ट्राई करो। 34 ट्राई करने की कोशिश करना। 34, 35 ट्राई करना। 36 सीरीज में करेंगे। 37, 41 भी ट्राई कर सकते हो। एक सेकेंड, 37 एक बार लिख दीजिए। पहले से बोल दीजिए। जो आपको ट्राई करने हैं वो लिख देती हूँ मैं, जो मैं कराऊंगी मैं अलग लिख देती हूँ। ये आपको ट्राई करने इधर वाले, और ये इवनिंग में जब क्लास लगेगी तब मैं कराऊंगी। जो नहीं होंगे वो भी कराऊंगी। तो 33 तो मैं कराऊंगी। 31 आपको कट करना है।
30 भी मैं कराती हूँ, देख लेना 30 हो जाए तो ट्राई करना। 32 आप लोग कर ही लोगे। 33 मैं कराऊंगी, वो तो मैंने लिख दिया। 34 आप ट्राई भी कर सकते हैं, हम बाद में भी देख लेंगे। 35 में कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा मुझे। ट्राई करो अपनी तरफ से, लगभग सारे ही ट्राई कर लो जो मैं लिख रही हूँ। 36 आपको नहीं करना है, ये 36 कट करना है अभी के लिए, सीरीज में करेंगे। 37 करो ट्राई। 37 ठीक है। 38 भी करो। 39 38 नाम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 38 हम सीरीज में करेंगे। 38 अभी के लिए छोड़ दो। 39 करना है, 40 करना है, 41 करना है, और 42, 43, 44। हाँ ये सारे कर सकते हैं आप। 41, 42, 43, 44 ये सब ट्राई करो। आज इनको कंप्लीट करो ताकि कल अच्छे से टेस्ट हो, फिर हम डिस्कस करते हैं शाम को। मैम 30 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा। 30 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा। और थोड़ा हाँ टाइम 30 मिनट में इसका नहीं होगा, फिर मैं इसका 1 घंटा रखूंगी शाम को। क्लास 1 घंटे की कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी नहीं हो पाया ना, क्वेश्चन डिस्कस करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ मैम, थोड़ा और क्लास आगे सिर्फ 1 घंटे की रखी जाए। क्या? मतलब मैम जो ठीक क्लास है वो हाँ। 5:30 में भी हो सकता है। हाँ 5:30 पे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रख लूँगी। 5:30 से 7 तक हम अपना कर लेंगे, 7 to 8 वो वाली क्लास कर लेंगे। आप लोग बताना ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज करके एक बार पूछ लूँगी। और मेहनत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रचना तो शायद आएगी नहीं 1-2 दिन। मेहनत को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एकता रख लेना, कंप्लीट तो करना ही, आजकल आपका टेस्ट है। यस मैम रख लो। कोई 2.5 घंटे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आज ज़्यादा मेहनत कर लो, 1-2 दिन बाद मैं छुट्टी करूँगी, ठीक है। तो ये सब ट्राई करना अभी। और वो वाले क्वेश्चंस भी बचे हैं जो हमें देखने थे, देख लें। हाँ मैम। फटाफट हो जाएंगे, वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ मैं। मैम वो वाले तो टेलीग्राम में है। कंप्यूटर में भी है, मैं इसी में इंसर्ट कर रही हूँ। टेलीग्राम ओपन नहीं होता मेरे सिस्टम में। बताओ। हो गया था ये। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? किस तरीके से लिखेंगे? कोई तो हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन तो इसका बहुत इजी है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? x1 इज इक्वल टू 0.1। सेकेंड में क्या था? 0.101। थर्ड में क्या था? 0.101001। अच्छा, ये इस टाइप के नंबर्स क्या बनते हैं? रेशनल नंबर मैम। ये सब रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इनकी
डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप की है, टर्मिनेटिंग। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और या ये भी हो सकता है टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब रैशनल नंबर के अंदर दो केस आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, एक रिपीटिंग टाइप की हो सकती है। रिपीटिंग मतलब 0.1122, मतलब 11 रिपीट हुआ, 1122, 1122, 1122, मतलब कुछ पैटर्न से अगर वो रिपीट होने लगे तो वो भी एक रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अगर बिना पैटर्न के कुछ रिपीट हो रहा होता है तो वो एक इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब फाइनली एक बात आती है, जो इसकी इनफाइनाइट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि वही हमें निकालनी है। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन निकालनी है। इनफाइनाइट टर्म क्या बनेगी, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, इस तरह से बनेगी कुछ। अब ये होगी कभी ना रुकने वाली डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखना, नॉन रिपीटिंग है ये, नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ मैम, हाँ मैम। और नॉन रिपीटिंग है मैं कह रही हूँ ये नॉन रिपीटिंग है। क्यों है ये नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। एक बार बीच में एक जीरो आ रहा है, फिर दो जीरो आ रहे हैं, फिर तीन जीरो आ रहे हैं, फिर चार जीरो आ रहे हैं, फिर पाँच आ रहे हैं। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगर पैटर्न से रिपीट होनी होती है कोई चीज़ तो वो इस तरीके से होगी, जैसे 0.12 बना, 123 बना, 123 बना, इस तरीके से पैटर्न रिपीट होते हैं, ताकि आप फाइनली ऐसे लिख पाओ इसको। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और ऊपर बार लगा दें। बार का मतलब होता है जिसके ऊपर भी बार लगा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी एक रैशनल नंबर है, 0.4878787। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.487 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा कर पाएँ कि हम बाकी के बचे हुए पोर्शन पे एक बार बार लगा सकें। वो पोर्शन जो है एक बार मतलब बार 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 होकर रिपीट हो रहा है, इसको ऐसी बार लगा के वाली फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता ये जो नंबर है। तो फाइनली ये जो सीक्वेंस है ये किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी, इस टाइप के नंबर पे कन्वर्ज करेगी जाके। ये नंबर की खास बात ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज करेगी ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की खास बात ये थी कि ये एक इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात इसमें एक और हम देख सकते थे, देखो मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है इसकी टर्म्स। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगा के देखो, मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है टर्म्स। पहले 1 आया, मतलब 1 0.1 का मतलब क्या होता है, 0.10000000, आगे सारी टर्म जीरो। दूसरी टर्म क्या आई, 0.101, मतलब उसके बाद एक 1 आ गया। फिर तीसरी टर्म दूसरी वाली से बड़ी, चौथी टर्म तीसरी वाली से बड़ी, मतलब बड़ी बड़ी होती जा रही हैं टर्म्स। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन एक बात है इस सीक्वेंस की खास, कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि सारी टर्म्स हमेशा एक्सएन इज ऑलवेज लेस देन 2 है इस टर्म में। किसी भी नंबर से आप इसको बाउंड कर सकते हैं, 1 से तो नहीं कर सकते, मतलब 2 3 4। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्ज तो पक्का करेगी। किस पे करेगी ये देखना था, और वो हमने देख लिया कि एक इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज कर रही है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्लियर है। मैम ये 1 से तो बाउंड हो सकती है। 1 से नहीं हो सकती, आप ये बोल सकते हैं बाउंडेड अबव बाय। ये तो मैंने एक अपर बाउंड लिख दिया, ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं लिखा मैंने, कोई भी अपर बाउंड लिख दिया। आपको ये बोलना पड़ेगा xn इज लेस देन 0.111, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक है, एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली जिससे बड़ी होगी वो ये नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। ये जो यहाँ हमने देखा था वो ये वाला नंबर है। ठीक है,
हाँ मैम, हाँ मैम। 2 से बाउंड करो, 3 से बाउंड करो, उससे कोई मतलब नहीं। अपर बाउंड इसका कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 सारे इसके अपर बाउंड है, क्योंकि 2 से छोटी ही आएंगी इसकी टर्म। 0.2 से भी अपर बाउंड है इसका, 0.3 भी अपर बाउंड है इसका। तो बाउंड किसी से भी करो, बस पता होना चाहिए लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है। और लीस्ट अपर बाउंड हमने पैटर्न निकालने की कोशिश की, पर वो पैटर्न बना नहीं, मतलब एक पीरियोडिक पैटर्न नहीं बना। इसको कहते हैं पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन। तो पीरियोडिक नहीं बनी तो इरेशनल नंबर, पीरियोडिक बन जाती तो रैशनल नंबर होता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन में मैं हिंट दे रही हूँ। अब वैसे हिंट का स्कोप सारा खत्म हो चुका है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको। इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया करो जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे। आपको निकालनी थी लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी nx बाय n। ये क्या हो जाएगी? nx माइनस nx का ये जो भी है, लिमिट लगाई, पहला x बन गया, दूसरा क्या बन गया? अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है 0 से 1 के बीच में बाउंड होता है, ये जानते हैं ना? हाँ मैम, वो जीरो हो जाएगा। बाउंडेड इनटू नल बन गया ना? हाँ मैम। ठीक है एकता? यस मैम। दिस इज बाउंडेड और नीचे वाला नल, तो बाउंडेड इनटू नल मतलब 0 पे कन्वर्ज करेगा, तो अल्टीमेटली x पे कन्वर्ज कर गया। तो मतलब nx बाय n x पे ही कन्वर्ज कर गया फाइनली। तो किस पे कन्वर्ज कर रहा है? ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए कह रहा है कन्वर्जन टू x। थर्ड कराने लायक नहीं है सीरियसली। आपने क्या ऑप्शन लगाया है थर्ड का? थर्ड को बार बार बता चुकी हूँ आपको। थर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़े। ई की रेस्ट पावर माइनस n को नीचे लेके आओ, क्या बनेगा? कहाँ चले जाते हो? n+1 की पावर 100 हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, n+1 रेस्ट टू पावर 100 और नीचे ही रेस्ट टू पावर रूट n है। अब लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाना है। वैसे डोमिनेटिंग बिहेवियर से आप कर सकते हैं, फिर भी मैं नहीं करती उसकी बात, क्योंकि डोमिनेटिंग बिहेवियर बने कैसे हैं ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो एक बार मैं बता देती हूँ डोमिनेटिंग बिहेवियर को हमने बनाया कैसे है। ये बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व किया जाता है लॉपिताल्स रूल से। लॉपिताल रूल लगाने के लिए आप ऊपर कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे कि ऊपर वाला एकदम प्रॉब्लम सॉल्व कर दे? क्योंकि एक बार करेंगे डेरिवेटिव तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर वाले का आपको 101 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा और नीचे वाले का 101 टाइम्स करेंगे। नीचे वाले को कोई असर नहीं होता, नीचे वाला सिर्फ एक काम करता है, रूट n आगे ले आता है हर बार, रूट n की पावर 101 और e रेस टू पावर रूट n साथ में पड़ा रहता है। तो ऊपर वाले को 101 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, ये शायद कुछ 0 बन जाएगा। n² का 3 बार डेरिवेटिव 0 होता है ना? हाँ बिल्कुल, पॉलिनोमियल है तो कभी ना कभी इसका डेरिवेटिव वैनिश तो होगा ही, 0 तो बनेगा ही। तो 101 बार डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये मिलेगा और इस पे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाने के बाद आपको 0 मिलेगा। ऐसे बनते हैं डोमिनेटिंग बिहेवियर्स। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो चलो मैंने प्रूफ बता दिया आपको, लेकिन डोमिनेटिंग बिहेवियर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। इस क्वेश्चन में करके देखा था किसी ने इस तरीके से? नहीं मैम। याद रखा करो हमेशा उसको, बहुत जगह यूज होंगे सीक्वेंस में डोमिनेटिंग बिहेवियर्स। ये प्रूफ समझ आया? हाँ मैम। यस मैम। तो इसलिए होता है ऐसे। आप log n बाय n ट्राई करके देखो, ये सब आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, क्यूरियोसिटी है तो। log n बाय e रेस टू पावर n, log n बाय 2 रेस टू पावर n, ये सब आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। 2 मिनट का ब्रेक देना, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा।
सुबह सुबह पानी वानी ज़्यादा पीती हूँ मैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इंसर्ट करती हूँ, वो उनको देखो और फिर मैं आके करती हूँ 2 मिनट में। एक सेकेंड। क्वेश्चन दिखने में डरावने थे बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉजिक्स पे चल रहे थे। इसको करो, आपस में डिस्कस कर लो चाहे, मैं आती हूँ। निर्मला क्या लगाया इसका ऑप्शन तूने? ये ऑप्शन मेरे सी लगा है इसका, मैंने भी सी लगाया है। क्योंकि एक एप्सिलॉन अगर मैं मतलब पाऊं तो हो जाएगा। हर एप्सिलॉन के लिए देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हर एप्सिलॉन को देखना कॉन्वेक्स में पड़ता है। आवाज तो बंद है। टाइम लग ही जाता है, अब अभी नहीं होंगे तो फिर बाद में। पापा के फोन से कर लो, कह दिया था थोड़ी देर में करेंगे, ज़्यादा देर हो गई। कह रही थी मम्मी को कहना फ़ोन करें, 3-4 मिस कॉल आई थी, फिर मैंने फ़ोन किया था उसको बोले। हेलो, हाँ क्या मैम। ऑप्शन? हाँ मैम। हाँ, क्या बनाया आपने इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक था। सी मैम। सी मैम। वैसे क्या कहती है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, बस उसका वो आपको लेना है, नेगेशन लेना है ना। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल जो भी ले रहे हैं हम यहाँ पे, सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि उसके बाद वाली सारी टर्म्स इन इस इंटरवल में लाई कर जाए। किस इंटरवल में? एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन वाले इंटरवल में। तो अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए कंडीशन नहीं होल्ड हो रही, तो वो बन जाएगी उसकी नेगेशन, यानी नॉट कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन। तो पहली बात तो फॉर ऑल के उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब एक भी एप्सिलॉन एग्जिस्ट करा के लाना है सच दैट ये कंडीशन होल्ड ना हो। तो देयर एग्जिस्ट वाले सही होंगे और फॉर ऑल वाले गलत हो जाएंगे, ठीक है।
अब दूसरी बात, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, इसके बाद मतलब ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए और ऐसा एन नॉट एग्जिस्ट कर जाए, जिसके बाद कोई भी टर्म आप लें, इन्होंने कह रखा है देयर एग्जिस्ट, हाँ फॉर, एक तो ये बात कह रखी है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ये वाली, तो इसका उल्टा हमें लेना है। एक बात ये दे रखी है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, सच दैट हर एक एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए, हर चीज़ का रिवर्स ही करना है एक तरीके से, हर एक एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए कोई ना कोई एन ऐसा मिल जाए एन नॉट के बाद, सच दैट ए एन माइनस एल आपका क्या हो जाए, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते थे, ग्रेटर देन बोल रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो उस हिसाब से कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेगेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर जैम में तो नहीं, लेकिन हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये HCU का था शायद क्वेश्चन, HCU एग्ज़ाम का था, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2-3 बस। ये वाला बताओ। वन का कन्वर्जेस टू टू होगा। कन्वर्जेस टू 2 ही क्यों होगा, पहले तो ये बात, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिल सकता जो 2 से छोटे नंबर पे कन्वर्ज करे? एक तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? मैं बताऊं? हाँ बताओ। पहले तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो दिया है सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का सीक्वेंस रैशनल भी कन्वर्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होगा और बाउंडेड भी दिया हुआ है। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड कन्वर्जेंट होगा। हाँ तो ये ज़रूरी नहीं है का ना कि लीस्ट अपर बाउंड इसका 2 ही होगा, 2 से छोटा भी तो हो सकता है। एक सीक्वेंस कंसिडर करो, देखो √2 - 1/n, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करता है? √2 पे एक ऐसा सीक्वेंस लो, √2 - 1 - 1/n, ये सीक्वेंस इसी के अंदर आ रहा है। √2 - 2 ऐसा कुछ होना चाहिए जो इसी के अंदर आ जाए, √0 से √2 पे, √2 √2 - 1 0.1, हाँ ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस मिलेगा जो 0 क्लोज्ड इंटरवल 0-2 के अंदर होगा, पर ये कन्वर्ज किस पे करता है, किस पे क्या बताओ? √2 - 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। और देखो इन्होंने क्या बोल रखा था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, क्या इंक्रीजिंग बन रहा है ये? पहले तो ये चेक करो, √2 - 1 + 1/n, इंक्रीजिंग नहीं बनेगा, ये डिक्रीजिंग बनेगा। डिक्रीजिंग बन रहा है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिमाग में आया था मेरे। √2/n करेंगे तो क्या होगा, √2/n + 2 से स्टार्ट करते हैं। ये वाला सीक्वेंस बताओ कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? ये तो 0 पे ही कर रहा है खैर, पर ये डिक्रीजिंग बन रहा है। 1 - √2/n,
ये मैम रूट टू में ये कर तो रहा है रूट 2 पे, ये बन भी रहा है इंक्रीजिंग, और ये इसकी सारी टर्म्स आनी चाहिए। देखो मैं ऐसा सीक्वेंस बनाना चाहती हूँ जिसकी सारी टर्म्स इसके अंदर है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। इसकी सारी टर्म्स आ रही है इस जीरो इंटरवल, क्लोज जीरो इंटरवल टू के अंदर। सीक्वेंस ऑफ, देखो पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो, उन्होंने बोल रखा है सीक्वेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर, ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर एक टर्म इर्रेशनल नंबर हो, पहली बात। इन 0 2 मतलब सारी टर्म्स इस क्लोज्ड इंटरवल 0 2 के अंदर आनी चाहिए। तो ये दो बातों का ध्यान रख के हमें सीक्वेंस कंसिडर करना है। इंक्रीजिंग बन रहा है ना ये, हाँ मैंने क्योंकि 1/n डिक्रीजिंग होता है, मैंने नेगेटिव ऑफ 1/n लिया है, यहाँ पे कंसिडर किया है -1/n, तो -1/n इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। और ध्यान से देखो इसकी सारी टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर क्लोज इंटरवल 0 2 के अंदर, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस सीक्वेंस की, क्वेश्चन के अंदर वाली। कोई नहीं भी हो रही तो मुझे बता देना, मेरे हिसाब से अभी सारी हो रही हैं, फिर भी ध्यान से देखना कोई नहीं हो रही तो। एग्जाम्पल अभी कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, ठीक है। √2 माइनस n को 1 रखेंगे तो √2 माइनस √2, मतलब फर्स्ट टर्म तो 0 आएगी, सेकंड टर्म 0 से कुछ बड़ी आएगी, और जो मैक्सिमम इसकी टर्म्स आ सकती है वो कितनी आ सकती है, इन्फिनिटी पे जाके मैक्स टू मैक्स √2 हो सकता है। तो 0 से √2 के बीच में सारी टर्म्स आ जाएंगी। क्लियर? हाँ मैम ठीक है। अब मैं √2 √3 करती, कुछ भी करती, मेरे पास बड़ी चॉइसेस थी। इस √2 की जगह मैं √3 √4 कुछ भी कर देती, है ना। √3 √4 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता था, एग्जैक्टली 1/2 भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपने बोल दिया ना √2/n। अब भाई ये तो इरेशनल नंबर बन ही गया, तो इधर चाहे आप रैशनल ले लो और रैशनल और इरेशनल को ऐड कर दो, फाइनली तो आपको इरेशनल ही मिलेगा, और क्वेश्चन में इरेशनल की ही डिमांड की थी, तो इसलिए मैंने ये वाला कंसिडर किया है। आप कुछ भी कंसिडर कर लो, यहाँ पे रैशनल लो चाहे इरेशनल लो, फाइनली जो सीक्वेंस बन के आएगी उसकी हर एक टर्म इरेशनल आएगी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं अपनी अगली बात करूँ फिर। यस मैम। ये बात आपको क्लियर है तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। इन जनरल फर्स्ट ऑप्शन सही होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड जरूरी नहीं है 2 होगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ही आपको लगानी थी। बिल्कुल ठीक बात है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगानी थी, तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि 2 पे कन्वर्ज करेगा, मतलब ए ऑप्शन आपसे ये कहलवाना चाहता है कि ए रूट मतलब 2 इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। लीस्ट अपर बाउंड अगर होगा तो 0 से 2 के बीच में ही होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। ये बात सही है कि लीस्ट अपर बाउंड उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्लोज सेट का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक सेकेंड कहाँ गया पेन, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सेट है या किसी सेट का क्लोजर है, तो उसके जो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होते हैं वो उसी सेट में लाई करते हैं। ठीक है, तो 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल में लीस्ट अपर बाउंड उसका लाई कर जाएगा, जिस भी सीक्वेंस की आप बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसके बीच के किसी नंबर पे ही कन्वर्ज करेगा। बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ मैंने √2 लिया, मैं √3 भी ले सकती थी, स्टिल ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन वो √3 पे फिर कन्वर्ज करता। तो कोई गारंटी नहीं कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर है कि जिस नंबर पे भी कन्वर्ज करेगा, सॉरी ये कट हुआ, जिस नंबर पे भी कन्वर्ज करेगा वो क्लोज्ड इंटरवल 0 2 के अंदर होगा। चौथा क्या कह रखा है, एक्शन में नॉट कन्वर्ज, कन्वर्जन तो बिल्कुल होगा, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमें बताती है। इंक्रीजिंग है, मोनोटोन हो गया, और इसका लीस्ट अपर बाउंड इसी के अंदर लाई करेगा, इसको बाउंडेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाउंडेड तो है ही, 0 2 के अंदर सारी टर्म्स आ रही हैं तो बाउंडेड तो है ही, और लीस्ट अपर बाउंड भी इसी के अंदर लाई करेगा, तो कन्वर्ज भी करेगा इसी के किसी नंबर पे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। HU के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत। हमारे पास 10 मिनट और हैं, जल्दी से कर लो।
राइट द लॉजिकल नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इसकी नेगेशन आपने क्या बनाई? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल देयर एग्जिस्ट एन m बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट m ग्रेटर देन n, और ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। तो हमें कहना है कि किसी न किसी एक नेचुरल के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कह रहे हैं इसके बाद वाले सारे नंबर्स के लिए नॉट इक्वल होंगे, m ग्रेटर देन n के बाद ये सारे अनइक्वल होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि m ग्रेटर देन n एक ऐसा m एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल देयर एग्जिस्ट m ना, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो पहले तो बी ऑप्शन कट करो, तो ए सी डी होगा। हाँ डी होगा, या देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ मैम, वो मैंने पहले लगाया था। तो फिर जो नेगेशन का जो स्टेटमेंट होता है उसको लॉजिक को सेम रखना पड़ेगा। लॉजिक सेम रहना चाहिए, लॉजिक नहीं हिलना चाहिए आपका। हाँ मैम। कि इन्होंने कह रखा है कि ये m पड़ा है आपका, इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं, ये m है, इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं उसके बाद वो नॉट इक्वल बन रही हैं। ठीक है, हर एक नेचुरल के लिए एक ऐसा m मिल जाएगा आपको। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा नेचुरल n एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट m ग्रेटर देन n के बाद am इज इक्वल टू an हो जाए। तो जिसमें ये बात कही होगी वो सही है, सच दैट देयर एग्जिस्ट। ये तो लॉजिक फेल कर जाएगा। डी ऑप्शन लॉजिक फेल कर रहा है आपका, ए ऑप्शन सही आएगा। डी ऑप्शन उल्टी बात कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट उससे पहले वाली टर्म के लिए इक्वल आ जाए। ये जो डी स्टेटमेंट है और जो आपकी क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है, ये दोनों की इंटरसेक्शन नल होनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और उसकी नेगेशन दे रहे हो, मान लो यहाँ कोई स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और ये उसकी नेगेशन है, तो इनके बीच में इसको सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, मान लो x होंगे, इसको सेटिस्फाई करने वाले y होंगे, तो ये जो x सेट बनेगा और ये जो y सेट बनेगा, इनकी इंटरसेक्शन नल होनी चाहिए। ये जो सेटिस्फाई करेंगे वो x नहीं करेंगे, और जो x सेटिस्फाई करेंगे वो y नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन में वही बात कह दी जो ए ऑप्शन में कह रखी है। तो ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो डी और जो मेन स्टेटमेंट है उस दोनों को सेटिस्फाई करें। इसको ध्यान से दोबारा पढ़ना, साफ सफाई कर देती हूँ मैं। डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है, बी नहीं ए सही है। डी में वही बात कह रखी कि इससे पहले वाले m लेस देन इक्वल टू n के लिए बराबर हो सकते हैं। तो भाई m लेस देन n के लिए तो वहाँ भी बराबर हो सकते हैं ना। ऐसी तो वहाँ कुछ नहीं कह रखा है कि m लेस देन n के लिए बराबर नहीं होंगे। उन्होंने तो ये कह रखा है कि उसके बाद के लिए बराबर नहीं होंगे, उससे पहले तो हो ही सकते हैं बराबर। यहाँ पे भी वही कह दिया कि उससे पहले बराबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, ये नहीं होना चाहिए नेगेशन में, इसलिए ए ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, पर मैम ये में तो उल्टा बोला ए में क्या उल्टा बोला? There exists and belongs to natural such that am is equal to an for all m greater than n. तो m के बाद ये m नॉट इक्वल टू n होगा। और ए में आपने तो दिया है m के बाद m इक्वल हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम लाना क्या चाहते हैं, पहले हमें ये समझना होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके बाद ये सब नॉट इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये पॉइंट है, इसके बाद सारे नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट के बाद सारे नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका उल्टा क्या बनेगा, इस पॉइंट के बाद कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो इक्वल हो जाए। बस वो स्टेटमेंट ए कह रही है कि इसके बाद कोई ना कोई ऐसा नेचुरल एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ये इक्वल हो जाए। ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको।
हाँ मैम, तो वो तो उल्टा हो जाएगा ना बात। हाँ, तो उसका उल्टा ही चाहिए ना हमें। जो स्टेटमेंट गिवन है उसका नेगेशन ही तो चाहिए। नेगेशन एकदम उल्टी होती है। मैम लॉजिकल नेगेशन बोला है। लॉजिकल नेगेशन मतलब लॉजिक को फ्रेम बनाना चाहता है। मतलब वो जो पहली वाली स्टेटमेंट है और दूसरी वाली स्टेटमेंट का सेम होना चाहिए। लॉजिकल नेगेशन आई थिंक तो वही तो मैम आंसर एक बार बी तो हो जाएगा नेगेशन। तो बी कैसे नेगेशन नहीं होगा? चलो एक बार आंसर मैं कंफर्म कर लूँगी बुक में जो दे रखा था उसके हिसाब से भी। अभी हमें जो बचा है वो हमें शाम को ही करना पड़ेगा। 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है मैम। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। इसको मैं कंफर्म करती हूँ फिर थोड़ी देर में। हाँ मैम। ठीक है, तो जो आपके प्रीवियस ईयर रह गए हैं वो आप कर लेना कंप्लीट। वो हम कर रहे हैं। शाम को 5:30 बजे फिर क्लास लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके।